नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल माध्यम आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मैं अभिनव श्रीवास्तव आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज की आपकी क्लास में। दोस्तों, एक लंबे अंतराल के बाद आज एक बार फिर मैं आपसे मुखातिब हूं लेकर के एक ऐसा मुद्दा जिस पर निश्चित तौर पर आपने अलग अलग मंचों पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से काफी कुछ अब तक सुन रखा होगा। लेकिन दोस्तों, आज हम लोग इस मुद्दे का, इस विषय का जो विश्लेषण कर रहे हैं, वो विश्लेषण किसी जानकारी के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि सीधे तौर पर एक आम नागरिक होने के नाते राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर क्या स्टैंड होना चाहिए, और खासकर कि एक सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए तैयारी कर रहे व्यक्ति के लिए जो दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर, खासकर की अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर, इन मुद्दों को केंद्र में रखते हुए आज की चर्चा हम और आप कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हमारी चर्चा का जो विषय है वो है ट्रम्प का टैरिफ युद्ध। दोस्तों, आप सभी को पता है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अपने इस दृष्टिकोण को केंद्र में रखते हुए डोनाल्ड ट्रंप की जो रणनीति है इस समय वैश्विक स्तर पर टैरिफ वॉर को लेकर के जो उनकी स्ट्रेटजी है, निश्चित तौर पर इसने दुनिया के अलग अलग देशों की अर्थव्यवस्थाओं को न केवल प्रभावित किया है, बल्कि वैश्विक शेयर बाजार में होने वाली उथल पुथल का सबसे बड़ा कारण भी इस समय यही बना हुआ है। हालांकि आप समझ रहे होंगे कि इस समय पूरी दुनिया की जो निगाहें हैं वो टिकी हुई हैं दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच के तनावों पर। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर के भारत का क्या अगला रुख हो सकता है, और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का क्या सपोर्ट भारत को मिलेगा। कितने देश ऐसे हैं या कौन कौन से ऐसे देश हैं जिनका स्टैंड पाकिस्तान के साथ है, और क्या एक बार फिर पाकिस्तान भारत को इस मामले में पीछे हटने के लिए बाध्य कर देगा। ये सारी बातें हम लोग अगली किसी वीडियो में समझेंगे। लेकिन इस परिस्थिति के दौरान दोस्तों, आज मैं आपसे बात कर रहा हूं वैश्विक अर्थव्यवस्था पर डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर को लेकर के पड़ने वाले प्रभावों के बारे में। दोस्तों, निश्चित तौर पर डोनाल्ड ट्रंप का ये जो कदम है, उनकी समझ में ये अमेरिका के लंबे समय से चले आ रही व्यापारिक असमानता को दूर करने की कोशिश है। लेकिन ये बहुत हैरान करने वाली बात है दोस्तों कि दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र का जो और सबसे शक्तिशाली लोकतंत्र का जो निजाम है, उसकी ओर से इस तरह का जो निर्णय है वो वैश्विक अर्थव्यवस्था को जो नुकसान पहुंचा रहा है, इस संबंध में ये एक गैर जिम्मेदाराना व्यवहार का ही परिचय देता है। समझा जा सकता है कि वैश्विक स्तर पर आज अगर भारत और अमेरिका के संबंधों की बात की जाए, तो दोस्तों, भारत और अमेरिका ने पिछले वर्ष ही लगभग 130 बिलियन डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार किया है। और लगभग 2030 तक दोनों देशों की ये कोशिश है कि हम पारस्परिक व्यापार का ये आंकड़ा, जो वर्तमान में 130 बिलियन डॉलर का है, इसे बढ़ाकर 500 बिलियन डॉलर तक कर दें। लेकिन ऐसे में टैरिफ वॉर को लेकर के जो परिस्थितियां इस समय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में बनी हैं, संभवतः भारत और अमेरिका के बीच के व्यापारिक संबंधों को जिस एक नए आयाम तक पहुंचाने की उम्मीदें दोनों देशों के प्रशासक, दोनों देशों के नीति नियंता पाल रखे हैं, उन्होंने इन उम्मीदों को झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। एक और बात दोस्तों, ट्रंप ये चाहते हैं कि अमेरिकी इकोनॉमी को बचाने में संभवतः वही इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जो सक्षम हैं, और इस लिहाज से उनका सारा एक्शन, उनके सारे फैसले उसी अमेरिका को एक बार फिर से महान बनाने की अवधारणा के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, जिसे उन्होंने मागा का नाम दिया है, यानी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का। एक बात और दोस्तों, सबसे खास बात है कि अभी रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप के जो फैसले हुए हैं, खासकर कि यूक्रेन को लेकर के भी, आप देख सकते हैं कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई को अपनी शर्तों पर खत्म कराने की जिद पाले बैठे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और शायद यही कारण है उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को न केवल व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया, बल्कि वहां पर सहायता के नाम पर जिस तरह से उनको अपमानित किया गया, ये दुनिया के सबसे शक्तिशाली और पुराने लोकतंत्र को शोभा नहीं देता। फिर भी इन सारे मुद्दों से इतर जब बात टैरिफ वॉर की हो रही है, तो हमें एक बार फिर से दोस्तों समझने की जरूरत है कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप का ये फैसला किस तरह या किन परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप लिया गया है, और आने वाले दिनों में ये वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को क्या कुछ नुकसान पहुंचा सकता है, और अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए ये कैसे फायदेमंद हो सकता है। इन सारे मुद्दों पर हम लोग आज की चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं जैसा आपके सामने स्क्रीन पर नजर भी आ रहा है, मुद्दा साफ है। मुद्दा है आपके डोनाल्ड ट्रंप का जो टैरिफ युद्ध है, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर हमला। दोस्तों, मैं इसे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर हमला क्यों कह रहा हूं, इसके भी कारण है।
ऐसा इसलिए क्योंकि इस समय दुनिया के अगर तमाम देशों को देखा जाए तो ये कहने की जरूरत है कि वैश्विक स्तर पर अमेरिका की जो नीतियां रही हैं, खासकर कि निवेश को लेकर के, विदेशी निवेश को लेकर के, वो पूरी तरह से खुली रही हैं। अमेरिका ने हमेशा से उन सभी निवेशकों का स्वागत किया है जो अपनी कंपनीज, अपने फर्म्स को अमेरिका में स्थापित करके वहां पर उत्पादन कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, समस्या इस बात की है कि भले ही आज अमेरिका दुनिया की सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था हो, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो, लेकिन उत्पादन के स्तर पर दोस्तों अमेरिका में निश्चित तौर पर वहां का जो आम आदमी है, वहां का जो सामान्य व्यक्ति है, सामान्य नागरिक है, उसके आय में जो वृद्धि होनी चाहिए थी, वो वृद्धि हमें देखने को नहीं मिलती। नो डाउट अमेरिका की जीडीपी लंबे समय के इस अंतराल में बढ़ी जरूर है, लेकिन वहां के आम आदमी की प्रति व्यक्ति आय में कोई बहुत ही आशाजनक बदलाव देखने को नहीं मिल रहा। और शायद यही कारण है कि एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को मैन्युफैक्चरिंग की केंद्र बनाने की दिशा में भी कार्य कर रहे हैं, और उनके ये निर्णय कहीं न कहीं इसी दिशा में उनकी इस फैसले की ओर ही संकेत करते हैं। आगे बढ़ने पर दोस्तों हम देख सकते हैं कि आपके सामने पहले सबसे पॉइंट जो मैंने एक्सप्लेन किया है, ये पहला पॉइंट है टैरिफ के बारे में कि एग्जैक्टली टैरिफ होता क्या है। तो देखो दोस्तों, टैरिफ की बात जब की जाती है तो टैरिफ किसी भी देश के सरकार के द्वारा अपने स्थानीय उत्पादकों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए विदेशी उत्पादकों को अपने फर्म्स उस देश में स्थापित करने की प्रक्रिया से संबंधित हैं, जहां पर उन पर अतिरिक्त कर लगा करके स्थानीय उत्पादकों के हितों की सुरक्षा करने की कोशिशें सरकार के स्तर पर की जाती हैं। आप देख सकते हैं कि टैक्स इम्पोज्ड बाय वन कंट्री on the goods and services imported from another country to influence it, raise revenues or protect competitive advantages। जैसा कि इस लाइन में आपको टैरिफ को एक्सप्लेन किया गया है। दोस्तों, भारत की बात जहां तक है, अगर हम चीन के साथ तुलना करें और अपने व्यापारिक संबंधों को देखें, तो चीन की मैन्युफैक्चरिंग पावर के बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन अपनी इस मैन्युफैक्चरिंग या उत्पादन क्षमता के बल पर जहां उसकी उत्पादन लागत यानी कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो काफी कम हो जाती है, ऐसे में चीन दुनिया के अलग अलग देशों के बाजारों को अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं के लिए एक मांग या बाजार के रूप में देखता है। और शायद यही कारण है कि अपने सस्ते उत्पादन के बल पर उसने वैश्विक अर्थव्यवस्था में लगभग दुनिया के हर देश के बाजारों पर अपना काफी हद तक नियंत्रण कर रखा है। और यही उसकी जीडीपी के, यही उसके विदेशी मुद्रा भंडार के, और यही उसकी अर्थव्यवस्था के मजबूत होने के सबसे बड़े कारणों में से एक है। लेकिन अभी रिसेंटली आपने एक और शब्द सुन रखा होगा दोस्तों, जिसे हम लोग एंटी डंपिंग ड्यूटी कहते हैं। एंटी डंपिंग ड्यूटी जो टैक्स का एक रूप होता है, जिसे स्थानीय उत्पादकों के हितों की सुरक्षा करने के लिए किसी भी देश की सरकार विदेशी उत्पादकों पर और देश में उनके द्वारा निर्यातित वस्तुओं पर जो कर लगाती है, उसी को हम एंटी डंपिंग ड्यूटी कहते हैं। इसी तरह से दोस्तों आपका टैरिफ भी होता है। टैरिफ को थोड़ा और आसान तरीके से समझने के लिए हम लोग इस चार्ट को देख सकते हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं, भारत के साथ इंडिया जो है वो सातवां सबसे बड़ा साझेदार है व्यापारिक स्तर पर अमेरिका के साथ। हालांकि इसमें सबसे ऊपर जो नाम दिख रहा है दोस्तों, वो चाइना का दिख रहा है। यानी चाइना 295.4 बिलियन डॉलर का इस वक्त व्यापार कर रहा है, किसके साथ? अमेरिका के साथ। और इस पूरे घटनाक्रम में इस टैरिफ की सबसे ज्यादा जो मार पड़ रही है वो भी अमेरिका पर पड़ रही है और चाइना पर पड़ रही है। क्योंकि दोस्तों अमेरिका द्वारा चाइना से आयातित उत्पादों पर फिलहाल इस वक्त 245% का टैरिफ इंपोज किया जा रहा है। यानी कि 245% ये टैरिफ जो है यूएसए द्वारा चीन के उत्पादों पर लगाया जा रहा है, जिससे चीन के उत्पाद निश्चित तौर पर अमेरिका में इतने महंगे हो जाएंगे कि अमेरिकी जो विक्रेता है, अमेरिकी जो व्यापारी है, वो चीन से इन वस्तुओं का आयात करने से बेहतर अपने स्तर पर इनका उत्पादन करना समझेंगे। नो डाउट कि इससे अमेरिका में उत्पादन क्षेत्र को बल तो मिलेगा, लेकिन क्या इतनी तेजी के साथ स्थानीय बाजार में उत्पन्न मांगों को अमेरिका संतुलित कर पाएगा? क्या उन मांगों को पूरा कर पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। और यही कारण है कि बहुत से अर्थशास्त्री या बहुत से आर्थिक विशेषज्ञों ने अमेरिका में एक बार फिर से रिसेशन यानी कि मंदी का खतरा जताया है। दूसरी ओर दोस्तों आप देख सकते हैं कि यूरोपियन एरेना की बात करें तो 267.2 बिलियन डॉलर, तीसरे नंबर पर मैक्सिको, चौथा वियतनाम, पांचवा ताइवान, छठा जापान
और 7वां साउथ कोरिया है। 8वें नंबर पर कनाडा है, जबकि यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत की जो स्थिति है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको 9वें नंबर पर। ठीक है, तो दूसरी बात पर आते हैं। एक और चीज मैं यहाँ बता देना चाहूंगा, इसमें से ज्यादातर जो देश दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, ज्यादातर देश आपके साउथ एशियन है, यानी दक्षिण एशियाई देश ज्यादा है। और अमेरिका की ये जो टेढ़ी नजर है, यानी कि टैरिफ वॉर को लेकर के अमेरिका की जो रणनीति है, वो ज्यादातर दोस्तों केंद्रित नजर आती है साउथ एशियन कंट्रीज पर, क्योंकि चाइना ने अमेरिका के साथ होने वाले अपने व्यापारिक नुकसान को संतुलित करने के लिए दक्षिण एशियाई देशों को चुना है। और इसलिए शायद अमेरिका चाहता है कि जो दक्षिण एशियाई देश चीन को केंद्र में रख करके या चीन को अपने यहाँ निवेश और उत्पादन करने की अनुमति दे रहे हैं, हो सकता है कि वो सभी सामूहिक रूप से अमेरिका की नाराजगी झेलें। अब आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, अगले पेज पर ही मैं आपको यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ कि टैरिफ गैप्स बिटवीन एशिया एंड अमेरिका, यानी कि एशिया और अमेरिका के बीच का जो टैरिफ गैप है वो सबसे ज्यादा है। जैसा कि आप देखेंगे, साउथ कोरिया की अगर बात करें तो साउथ कोरिया जहां 13.6% की टैरिफ जो है इम्पोज करता है अमेरिका पर, वहीं अमेरिका दक्षिण कोरियाई उत्पादों पर सिर्फ 1.9% का टैरिफ लगाता है। दूसरी ओर भारत की बात करें तो भारत पर अमेरिका द्वारा जहां 2.7% का टैरिफ लिया जा रहा है, वहीं भारत अमेरिकी उत्पादों पर 10.5% टैरिफ लेता है। थाईलैंड 4.8%, वियतनाम 3.3%, ताइवान 1.6%, फिलीपींस 3.9%, मलेशिया 1.4%, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। जबकि अमेरिका द्वारा इन देशों पर लगाए गए जो टैरिफ रेट्स हैं वो काफी कम है, जहां इंडिया के लिए 2.7%, थाईलैंड के लिए 1.7%, वियतनाम के लिए 3.1%, फिलीपींस के लिए 2.1%, ताइवान के लिए 0.7% और मलेशिया के लिए 0.7% है। तो यहाँ पर आप जो एक भारी भरकम अंतर है वो देख पा रहे हैं। यानी कि अगर अमेरिका के नजरिए से देखा जाए दोस्तों, तो टैरिफ जो उसने इम्पोज किए हैं इन सारे कंट्रीज पर, फिलहाल ये अमेरिका के हितों को प्रमुखता देने के लिए ही किए गए हैं। हालांकि वैश्विक इतिहास में अगर देखा जाए दोस्तों, तो वैश्विक आर्थिक इतिहास में अमेरिका द्वारा जो दरें वैश्विक स्तर पर दुनिया के दूसरे देशों से आयातित वस्तुओं पर लगाई जाती हैं वो काफी कम है। और इस उदारता को आगे जारी रखने के लिए अमेरिका तैयार नहीं है, क्योंकि अमेरिका एक बार फिर अमेरिकियों और अमेरिका के लोगों के हितों के बारे में सोच रहा है। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के दृष्टिकोण से ये बात साफ नजर आती है। अगली चीज दोस्तों, यहाँ पर रेसिप्रोकल टैरिफ की बात कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा कि रेसिप्रोकल टैरिफ, जिसे हम लोग पारस्परिक कर के नाम से भी जानते हैं, फिलहाल बेसिक जो रेट दुनिया भर के देशों के साथ अमेरिका ने बेसिक जो टैरिफ की रेट्स हैं, अगर इनकी बात की जाए तो दोस्तों उसने उन्हें बढ़ा करके 10% कर दिया है, जो कि पहले केवल 2.5% हुआ करता था। यानी कि न्यूनतम जो टैरिफ रेट है वो कितना कर दिया गया दोस्तों, 10% कर दिया गया, जो पहले न्यूनतम 2.5% हुआ करता था। तो ये इसे कम कर दिया गया है। वहीं पर जो रेसिप्रोकल टैरिफ की हम बात कर रहे हैं, पेरू और पेरू के अलावा निकारागुआ, नॉर्वे, कोस्टा रिका, जॉर्डन, इन सारे देशों पर आप देख सकते हैं यूएसए डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ जो है वो 10% से लेकर के और आगे 37-38% तक है। वहीं टैरिफ चार्जेस टू द यूएसए, यानी अमेरिका के लिए जो टैरिफ चार्जेस हैं उनकी एक सूची यहाँ पर आपके सामने दी गई है। अगले पेज पर दोस्तों देख सकते हैं, इंडिया ब्राजील माइट बी हिट हार्डेस्ट बाय ट्रम्प रेसिप्रोकल टैरिफ, यानी ये अनुमान भी है कि अमेरिका के इस रेसिप्रोकल टैरिफ यानी पारस्परिक करों का सबसे ज्यादा जो नुकसान हो सकता है वो दुनिया में दो देशों को हो सकता है, जिसमें ब्राजील और भारत का नाम सबसे ऊपर लिया जा रहा है। ट्रम्प मूव्स टू इम्पोज रेसिप्रोकल टैरिफ एज सून एज अप्रैल, टारगेटिंग कंट्रीज विद हाई इंपोर्ट टैक्सेस। यानी इसका मूल उद्देश्य जो है दोस्तों वो साफ है, यानी अमेरिका दुनिया के तमाम देशों से जो आयात कर पर या आयात पर लगने वाला जो टैक्स है उसे बढ़ाने की बात कर रहा है। न केवल इससे अमेरिका की आय बढ़ेगी, हो सकता है कि अर्थशास्त्री तात्कालिक स्तर पर अमेरिका को होने वाले नुकसानों की बात कर रहे हो, लेकिन आप सभी जानते हैं दोस्तों, और तमाम अर्थशास्त्रियों और आर्थिक मामलों के विशेषज्ञों का यह मानना है कि इसके दूरगामी परिणाम जो होंगे वो वैश्विक स्तर पर अमेरिका के हित में होंगे। दूसरी चीज, यहाँ पर दोस्तों इंडिया की हम बात करते हैं, एस्टिमेटेड रेसिप्रोकल टैरिफ रेट्स की बात हो रही है।
तो इंडिया पर आप देख सकते हैं जहां 29% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की बात अमेरिका कर रहा है, वहीं ब्राजील पर 28%, उसके अलावा यूरोपियन यूनियन पर 25%, यूके पर 24%, मैक्सिको पर 23%, कनाडा पर 19%, कोरिया पर 13%, ताइवान पर 12% और सिंगापुर पर 9% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की बात अमेरिका द्वारा की जा रही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप देखिए इंडियाज एक्सपोर्ट टू यूएस अमाउंट टू 18% ऑफ इट्स टोटल एक्सपोर्ट्स इन 2024, ठीक है। अब इंडिया एक्सपोर्ट कंपोजिशन इन 2024 यानी कि भारत के कुल निर्यात में 2024 में कितना प्रतिशत किस देश के लिए रहा है दोस्तों, तो आप देखिए कि सऊदी अरेबिया के लिए जहां हम 3% कर रहे हैं, वहीं यूके के लिए भी 3%, यूरोपियन यूनियन के लिए 17%, अमेरिका के लिए 18%, सिंगापुर के लिए 3%, यूएई के लिए 8%, चाइना के लिए 4%, बांग्लादेश के लिए 3% और अन्य के लिए 41%। यानी इसमें जो सबसे ज्यादा हम कर रहे हैं दोस्तों, वो किसके साथ कर रहे हैं? अमेरिका के ही साथ कर रहे हैं। यानी अमेरिका भारत को, ये देखा जाए तो भारत अमेरिका को अपने कुल निर्यात का लगभग 18% भेजता है। और ऐसे में अमेरिका द्वारा अगर ये टैक्सेस सभी क्षेत्रों पर इम्पोज किए जाते हैं, तो निश्चित तौर पर भारत में वैश्विक मांग में भारत के उत्पादों के लिए कमी जरूर आएगी, जो इसमें तात्कालिक प्रभाव जरूर पैदा कर सकती है अर्थव्यवस्था में। वहीं दोस्तों आगे बढ़कर के भी हम देख सकते हैं यहाँ पर द पेनाल्टी अनलीज्ड टर्बुलेंस अक्रॉस वर्ल्ड मार्केट एंड यूएस रेसिप्रोकल टैरिफ इन परसेंटेज की बात कर रहे हैं, तो आप देखिए कंबोडिया पर, लाओस, वियतनाम, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, थाईलैंड, चाइना, ताइवान, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, इंडिया, साउथ कोरिया, जापान, मलेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, टर्की, नेपाल एंड न्यूजीलैंड। ये जितने नाम दोस्तों मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, इसमें से ज्यादातर जो देश हैं, या तो वो साउथ एशिया की बात कर रहे हैं, या फिर वो ज्यादातर देश साउथ ईस्ट एशिया से जुड़े हुए हैं। और इन्हीं पर सबसे ज्यादा टैरिफ रेट अमेरिका के द्वारा लगाया जा रहा है, जो कि आपको यहाँ पर साफ इस चार्ट में देखने को मिल रहा है। ठीक है। अब इसमें बांग्लादेश की बात करते हैं दोस्तों। भारत के पड़ोसी देशों में बांग्लादेश की बात करें तो 37% का जो रेसिप्रोकल टैरिफ रेट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। जबकि भारत की बात होगी तो भारत में 27% है, पाकिस्तान 29% है। यानी दक्षिण कोरियाई देशों में ज्यादातर मामलों में, दक्षिण एशियाई देशों में दोस्तों सबसे कम जो टैरिफ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी वो 10% है, और वो आपको नेपाल में देखने को मिल रही है और सिंगापुर में देखने को मिल रही है। ठीक है। इन दोनों देशों पर 10% का टैरिफ आपको रेसिप्रोकल दिख रहा है, जबकि भारत में 27%, पाकिस्तान 29%, इंडोनेशिया 32%, ताइवान 32%, चाइना पर 34%। हालांकि याद रखिएगा कि ये जो है 20% जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं लगभग हर बार। यानी कि इस समय जो परसेंटेज रेट है आपको पता है टैरिफ का, वो लगभग 245% है। यानी कि चाइनीज उत्पादों को अमेरिका द्वारा अगर आयात किया जा रहा है तो स्थानीय निर्यातकों आयातकों के लिए ये उत्पाद बहुत महंगे हो सकते हैं। ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पर समझ में आ रही है। अब देखना ये है दोस्तों कि आने वाले समय में इसका क्या नतीजा निकल करके आता है और कैसे ये वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को और ज्यादा फायदा या नुकसान पहुंचाता है। क्या ये अमेरिका के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पूरा करने में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नजरिए का क्या ये निर्णय समर्थन करता है, या इसके अलावा वैश्विक शेयर बाजारों में होने वाली उथल पुथल और अमेरिका में मंदी आने की जो संभावना लंबे समय से अर्थशास्त्री जता रहे हैं, क्या उस संभावना में कोई भी सच्चाई है, ये आने वाले वक्त में देखने की बात हो। लेकिन इतना तो तय है कि भारत को एक बार फिर से दुनिया के दूसरे देशों के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को और मजबूत बनाने की जरूरत है। इस बात की भी आवश्यकता से इनकार नहीं किया जा सकता दोस्तों कि भारत को नए बाजार तलाशने होंगे, क्योंकि अमेरिका के द्वारा लगाए गए इस टैरिफ और रेसिप्रोकल टैक्स की वजह से भारत द्वारा अमेरिका को होने वाले निर्यात में निश्चित तौर पर कमी आई। और अगर ऐसा होता है तो अपने आर्थिक क्षति को कम करने के लिए हमें जल्दी से जल्दी दूसरे बाजार तलाशने होंगे, क्योंकि अर्थव्यवस्था में तात्कालिक क्षति से ज्यादा महत्वपूर्ण दूरगामी जो नुकसान होता है वो होता है। और इस बात को केंद्र में रखते हुए आने वाले समय में और क्या फैसले इस बारे में हो सकते हैं, उस पर भी आप अपनी नजरें बनाए रखिएगा।
माध्यम आईएएस के इस मंच से मैं अभिनव श्रीवास्तव अपनी बात को इसी के साथ खत्म करता हूं दोस्तों, और अगली बातचीत के लिए इंतजार करिए और बने रहिए इस मंच पर मेरे यानी अभिनव श्रीवास्तव के साथ। नमस्कार।